जब भी मेरी जेठानी से मेरी कहा सुनी होती, मेरा पति अपने भाभी का ही पक्ष लेता। मुझे जसवंत की बात बहुत बुरी लगती थी। जसवंत जब भी ड्यूटी से घर आता, पहले अपनी भाभी के पास जाता और भाभी के हाथों से खाना खाने के बाद ही मेरे पास आता। भाभी के तीनों बच्चों के साथ तो जसवंत का बर्ताव ऐसा था जैसे तीनों उसी के बच्चे हो। मैं चाहती थी कि जसवंत अपनी भाभी से दूरियां बना कर रखे, लेकिन मेरी बात नहीं मानता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं जसवंत से उसकी आखिरी राय जान लूं। अगर वो मेरी बात मान लेता है तो ठीक है, वरना मैं अब उसके घर में नहीं रहूंगी। एक दिन सुबह सुबह ही मेरी जेठानी से किसी बात पर मेरी कहा सुनी हो गई। मैंने जसवंत से कह दिया कि अगर वो इस घर से अलग नहीं हुआ तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मेरी बात सुनकर जसवंत ने हमेशा की तरह बुरा सा मुंह बना लिया और अपने काम पर चला गया। पूरे दिन मैंने अपनी सास से भी बात नहीं की और अपने कमरे में ही पड़ी रही। शाम हुई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, अनीता, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अलग ही रहना है तो किचन अलग कर लो और अपने पति की कमाई भी खुद ही रखो, लेकिन मैं अपने जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। मैंने सास से कहा, मुझे आपके घर में कोई बंटवारा नहीं करना है, बस मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास कुछ न बोली और वहाँ से चली गई। शाम तक मैं अपने कमरे में पड़ी रही। मैं किचन की ओर बढ़ी कि वहाँ मुझे मेरी जेठानी नजर आ गई। मैं लौटकर अपने कमरे में आ गई और किचन से अपनी जेठानी की फारिग होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझे जोर की भूख लगी थी और जसवंत के लिए भी कुछ बनाना था। लेकिन अपनी जेठानी के रहते मैं किचन में नहीं जाना चाहती थी। मैं किचन में चली जाती तो वह मुझसे कुछ कहती और मेरा मुंह भी चुप न रहता। फिर सुबह की तरह हमारी लड़ाई हो जाती। मेरी नजर में मेरी जेठानी पूजा बड़ी ही शातिर औरत थी। वो सास से हर वक्त मेरी कानाफूसी करती रहती, जिससे मेरी सास अक्सर मुझसे नाराज ही रहती थी। मेरे जेठ विनोद हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उनकी इनकम अच्छी थी। एयरपोर्ट की जॉब से जसवंत भी हर महीने मोटी तनख्वाह हासिल करता, लेकिन मेरे हस्बैंड की पूरी सैलरी उसके घर वालों के हाथ में जाती। मुझे हमेशा यह लगता कि मेरा पति एक नंबर का बेवकूफ है, उसी की कमाई से ये पूरा घर चल रहा था। लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। अगर मेरे पति में जरा भी अकल होती तो वो अपने बीवी के बारे में सोचता और कहीं अलग घर लेकर रहता। मुझे तो हमेशा यह लगता था कि जसवंत और मेरी जेठानी पूजा के बीच सिर्फ देवर भाभी का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों के बीच कुछ और भी है जो मेरी नजरों से छुपा है। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुए थे। इस बीच मैंने तकरीबन 6 महीने तो अपने मायके में ही गुजारे थे। गुड़गांव के नजदीक सुल्तानपुर में मेरी ससुराल थी और महिपालपुर में मेरा मायका था। अपने मायके जाने में मुझे सिर्फ 1 ही घंटा लगता था। शादी के बाद अब तक जब भी मेरी जसवंत से या उसकी माँ से लड़ाई होती, मैं तुरंत अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा बड़ा परिवार था। हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मेरे मझले भैया शादी को भी 1 साल पूरे हो चुके थे। अशोक भैया की शादी के महीने भर बाद ही तो मेरी शादी जसवंत से हुई थी। शादी से पहले मैं अरविंद नाम के लड़के से प्यार करती थी। अरविंद मेरे पड़ोस में ही रहता था। मैथ्स की कोचिंग के दौरान मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन 2 साल पहले ही वो कनाडा चला गया और उसने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। अरविंद की इस बेवफाई से मैं बहुत दुखी थी। जसवंत से शादी की बात आई तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मेरे बड़े भैया सतीश की ड्यूटी पालम एयरपोर्ट पर थी। मेरा पति जसवंत भी वहीं पोस्टेड था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर मेरे बड़े भैया ने जसवंत से मेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली। इस तरह दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। लेकिन 1 साल में ही हालात बदल गए। मैं जसवंत के घर खुश नहीं थी। इस वजह से मेरे भैया जसवंत से काफी नाराज थे। मेरे बड़े भैया सतीश की सरकारी नौकरी होने की वजह से घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। महिपालपुर आकर भाभी और उनके
बच्चों के बीच में काफी खुश रहती। मेरे मम्मी और पापा भी मेरे महिपालपुर आ जाने से खुश हो जाते। मझले भैया की बीवी काजल से मैं ज्यादा मिली नहीं थी, क्योंकि मैं जितनी बार महिपालपुर जाती मेरी मझली भाभी अपने मायके मेहरौली जा चुकी होती, या मेरे महिपालपुर पहुँचते ही वो मेहरौली अपने मायके जाने की तैयारियों में लग जाती। मैं यही चाहती थी कि मेरा पति सुल्तानपुर से अपना हिस्सा बेचकर महिपालपुर में ही मेरे भैया के घर के नजदीक कोई फ्लैट खरीद ले, लेकिन जसवंत को मेरी यह बात कभी पसंद ही नहीं आई। मैं अपने कमरे में लेटी यही सब सोच रही थी कि रात हो गई। मेरी जेठानी को पता था कि मैं नाराज हूँ, इसके बावजूद वो मेरे कमरे तक नहीं आई। घड़ी में देखा तो रात के 9 बज चुके थे और मुझे भूख लग गई थी। जसवंत के आने का भी वक्त हो गया था। मैं पिछले 1 घंटे से अपनी जेठानी पूजा के किचन से निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह थी कि जानबूझकर किचन में डेरा जमाए हुई थी। तभी जसवंत की गाड़ी का हॉर्न की आवाज सुनकर मैं मेन गेट खोलने के लिए बाहर निकली और दरवाजा खोला तो मेरे पति जसवंत के साथ उनके बड़े भाई विनोद भी थे। मैंने अपने जेठ विनोद जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। मेरे जेठ हरियाणा पुलिस में थे, इसीलिए वो सप्ताह में कभी कभार ही घर आते थे। आस पड़ोस में मेरे जेठ विनोद की काफी इज्जत थी। विनोद के पास अपनी कार होने के बावजूद आज वो मेरे पति की कार में घर आए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं सुबह से नाराज थी, इसलिए जसवंत से कुछ बोले बिना मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में जब जसवंत मेरे पास आया तो वो मुझ पर इसीलिए गर्म हो गया क्योंकि मैंने अपने जेठ के पैर नहीं छुए थे। मैंने भी कह दिया अब मुझसे यह सब नहीं होगा, वो तुम्हारे भाई हैं, मेरे नहीं। मेरी इस बात पर जसवंत भड़क गया और बोला मैं तो सोच रहा था कि मैं रात को घर आऊंगा, तब तक तुम महिपालपुर जा चुकी होंगी। मैंने भी तुरंत जवाब दिया तुम तो चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊं ताकि तुम अपनी भाभी के साथ खुलकर रह सको। तुम दोनों की आंखों की किरकिरी मैं ही तो हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, सुबह चली जाऊंगी और फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे मुंह से अपनी भाभी के बारे में जली कटी सुनने के बाद वो ज्यादा देर मेरे कमरे में रुका नहीं और अपनी माँ के पास चला गया। मैं पूरे दिन भूखी थी, इस बात की घर में किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोचा था कि जसवंत आएगा तो मुझे मना लेगा और तब बाहर से खाना मंगाकर दोनों साथ में खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात के 11 बजे मेरी सास थाली में खाना लेकर मेरे कमरे में आई और पलंग के बगल में पड़ी टेबल पर खाना रखकर मेरे बगल में बैठ गई और बोली अनीता खाना खा लो, इस तरह नाराज होना ठीक नहीं है। आधे घंटे तक मेरी सास मेरे पास बैठी रही। मुझे भी उन पर दया आ गई और भूख भी जोरों की लगी थी, इसीलिए मैं उठकर बैठ गई और बोली माँ जी आप जाओ मैं खा लूंगी। मेरे इतना बोलते ही मेरी सास वहाँ से चली गई और यह जानते हुए कि यह खाना मेरी दुश्मन पूजा ने बनाया है। मैं खाने पर टूट पड़ी। मैंने दूसरी रोटी उठाई ही थी कि जसवंत मेरे कमरे में आया और जब उसने देखा कि मेरे पास पानी नहीं है तो किचन से पानी का गिलास ले आया। जब तक मैं खाना खाती रही जसवंत मेरे पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर में मैं उठी और जूठे बर्तनों को किचन में रखकर वापस बिस्तर पर आ गई और जसवंत की ओर पीठ घुमाकर सो गई। थोड़ी देर बाद जसवंत का हाथ मेरे कंधों पर महसूस हुआ तो मैंने उसके हाथों को झटक दिया और बोली दिन भर भूखी थी, किसी ने पूछा तक नहीं, अब कम से कम चैन से मुझे सोने तो दो। जसवंत ने कहा गुस्सा थूक दो अनीता, तुम मेरे से नाराज थी और तुमने गुस्सा दूसरों पर उतार दिया, ये ठीक नहीं है। भैया सप्ताह में एक बार तो घर आते हैं, उन्हें कितना बुरा लगा होगा बताओ। भैया के साथ तुम्हारा यह व्यवहार देखकर ही मुझे भी गुस्सा आ गया। जसवंत की यह बात सुनकर मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और बोली मैंने क्या बुरा बर्ताव किया तुम्हारे भैया के साथ? मूड नहीं था तो नमस्ते नहीं किया,
यह तुम्हें नजर आ गया, लेकिन तुम्हारे भैया की बीवी पूजा मेरे साथ जो बुरा बर्ताव करती है वो तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। जसवंत ने कहा, देखो अनीता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तुम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करोगी, तुम्हें बदले में वैसा ही बर्ताव दूसरों से वापस मिलेगा। तुम बदलोगी तो और लोग भी बदल जाएंगे। मैं बोली, मुझे ज्यादा ज्ञान मत सिखाओ जसवंत, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आएगी। वो औरत तो तुम्हारी नजर में हमेशा देवी ही रहेगी। मैं सब समझती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी रखेल है। रहो उसी के साथ। मैं तो बस रात बीतने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने एक बार फिर से जसवंत को गुस्सा दिला दिया था। वो बोला, अनीता, तुम हद से आगे मत बढ़ा करो, जुबान को कंट्रोल करो, वरना। मैंने जसवंत की बात को बीच में ही काटते हुए झट से कहा, वरना क्या? तुम्हारा भाई पुलिस में है तो तुम कुछ भी कर लोगे और मैं चुप बैठ जाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत। मैं भी दिल्ली की लड़की हूँ, किसी से डरती नहीं, समझे? मेरी यह बात सुनकर जसवंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, जाओ अपने रखेल के पास ही रात गुजार लो आज। जसवंत पीछे मुड़ा और मेरे गालों पर जोरदार तमाचा लगाकर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात भर रोती रही, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। सुबह सुबह उठकर मैं महिपालपुर जाने की तैयारी करने लगी। मैं अपना जरूरी सामान इकट्ठा कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड की एक डायरी मुझे मिल गई। 2016 की इस डायरी में मेरे हस्बैंड की लिखी कुछ शायरी वगैरह थी। जसवंत ने मुझे इस डायरी के बारे में बताया था कि यह डायरी उनके किसी जिगरी दोस्त ने उन्हें गिफ्ट की थी, लेकिन वो दोस्त बहुत दूर जा चुका है, इसीलिए यह डायरी उसकी यादों के तौर पर संभाल कर रखी हुई है। न जाने क्यों मैंने जसवंत की दोस्त की यह डायरी भी अपने सामान के साथ रख ली और घर से निकल गई। किसी ने भी मुझे रोकने या मनाने की कोशिश नहीं की। घर से निकलकर महिपालपुर के लिए मैंने ऑटो पकड़ लिया। अगले 1 घंटे में मैं अपने घर पर थी। जब मैं पहुंची तब मेरे बड़े भैया सतीश अपने ड्यूटी पर जाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन मुझे देखकर उन्होंने छुट्टी कर ली और मेरे मुंह से मेरे ससुराल में होने वाले जुल्म की दास्तान सुनकर माथे पर हाथ रख लिया। मेरी दास्तान सुनकर मेरे घर वाले बेहद दुखी थे। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मुझे ससुराल जाने की जरूरत नहीं। मेरी बड़ी भाभी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। सुबह का खाना सभी ने साथ में ही खाया। इत्तेफाक से मेरी मझली भाभी घर पर ही थी, लेकिन अब तक उनसे बात करने की फुर्सत नहीं मिली थी। खाना खाने के दौरान भैया ने मुझसे कहा, अनी, मैंने घर के सामने वाली बिल्डिंग में 3 BHK के 2 फ्लैट खरीदे हैं, एक अशोक और काजल के लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। तुम खाना खा लो तो मैं तुम्हें वो फ्लैट दिखा लाता हूँ। भैया की बातों को सुनकर मेरी माँ ने कहा, सतीश, मेरी बेटी उस आदमी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। अनीता की दूसरी शादी के लिए रिश्ता खोज। मैं बोली, माँ, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरे भैया ने कहा, अनीता, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? यह घर तुम्हारा भी है, लेकिन जिंदगी अकेले भी तो नहीं कटती ना। अभी तुम सब चिंता छोड़ दो और खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रहा हूँ। महिपालपुर में आए हुए मुझे कुछ ही दिन बीते थे। भैया के घर में मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ रहना पड़ता था। जब अशोक भैया की शादी नहीं हुई थी तो वो कमरा मेरा हुआ करता था, लेकिन अब उस कमरे में काजल भाभी रहती हैं, इसीलिए भैया के घर में अब मैं अपने माँ के पास ही सोती थी। मेरा ज्यादातर समय बड़ी भाभी और उनके 3 बच्चों के साथ ही बीतता था। तीनों बच्चों से मुझे शुरू से ही बहुत लगाव था, इसलिए बच्चों की छुट्टी के दिन तो मैं पूरे दिन भैया के बच्चों के साथ खूब मस्ती करती। मझली भाभी काजल का रवैया मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो मुझसे बहुत कम ही बातें करती
करती और पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। एक दिन मैंने काजल भाभी से मजाक के लहजे में कहा, काजल भाभी आपको मुझसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि मैं जब भी महिपालपुर अपने मायके आती हूँ तुम मेहरौली अपने मायके चली जाती हो। मेरी यह बात सुनकर मेरी बड़ी भाभी जोर से हंस पड़ी। तभी मजली भाभी बोली, अनीता तुम्हारी तरह मेरा मायका भी नजदीक ही है और नजदीक मायका होने का फायदा तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। जब भी मन करे मुंह उठाओ और पहुँच जाओ। भाभी का यह ताना सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी बड़ी भाभी मंजू को आए इस घर में 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके मुंह से इस तरह की बात मैंने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन साल भर पहले आई मजली भाभी काजल के दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ छुपा होगा मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर में ही काजल भाभी की कैब घर के बाहर आकर खड़ी थी। बड़ी भाभी अपनी देवरानी को विदा करने बाहर तक गई, लेकिन मैं छज्जे पर खड़ी काजल भाभी को कैब में जाते हुए देख रही थी। काजल भाभी के जाते ही मेरे बड़े भैया सतीश ने मेरी भाभी से कहा, मंजू जरा अनीता को अपना नया वाला फ्लैट तो दिखा लाओ। थोड़ी देर में मैं अपने भाभी के साथ सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट देखने के लिए निकल पड़ी। बिल्डिंग के सामने पहुंची तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी पहले इस बिल्डिंग की जगह पर अरविंद का घर हुआ करता था ना? भाभी ने कहा, हाँ 2 साल पहले अरविंद कनाडा चला गया था और वहीं से कमाकर अरविंद ने पुराने घर को तुड़वाकर इतनी शानदार बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में अरविंद और उसकी फैमिली रहती है। बाकी के फ्लैट्स उन्होंने रेंट पर लगा दिए हैं और कुछ सेल कर रहे हैं। तुम्हारे भैया ने अरविंद से जब एक फ्लैट खरीदने की बात की तो अरविंद ने मार्केट रेट से आधी कीमत पर तुम्हारे भैया को 2 फ्लैट दे दिए। फ्लैट की ओर बढ़ते हुए हम लोग लिफ्ट तक पहुँचे और कुछ ही देर में लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर तक पहुंच गए। मैंने भाभी से पूछा, भाभी अरविंद आया हुआ है क्या? भाभी ने कहा, हाँ उसे आए हुए तो 1 महीना से ज्यादा हो गया। मैंने कहा, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो चुके हैं, मुझे तो अब तक नजर नहीं आया। अरविंद की बातें करते हुए हम दोनों फ्लैट पर पहुँच चुके थे। भाभी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरविंद से मिलने का मन हो तो बताओ, इस वक्त वो यही है। मैंने कहा, नहीं भाभी, जब मुझे उसकी जरूरत थी तब वो मुझे धोखा देकर कनाडा भाग गया। अब मुझे ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। फ्लैट बहुत ही शानदार था। भैया ने इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट खरीदे थे, एक मेरे लिए और एक मेरे छोटे भाई अशोक के लिए। मुझे तो यह फ्लैट बेहद पसंद आया, लेकिन मेरा पति जसवंत यहाँ रहने की राजी हो तब ना, वरना मैं अकेले यहाँ रहकर भी क्या करती। मेरे भाभी ने कहा, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बड़े से हॉल में मैं अकेली खड़ी फ्लैट के इंटीरियर को निहारने में लग गई। 5 मिनट बाद ही भाभी लौटी तो उसके साथ अरविंद भी था। अरविंद को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे तो कुछ न बोली, लेकिन मैंने अपनी भाभी को फटकार लगा दी। मैंने कहा, भाभी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी अरविंद ने कहा, अनीता मैं कनाडा गया तो वहाँ 1 साल इमिग्रेशन की वजह से परेशान रहा, इसीलिए तुमसे संपर्क न कर पाया और इसी बीच यहाँ तुमने शादी कर ली। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने हालात से समझौता कर लिया। तुम शादी कर चुकी हो, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की, बस यही कहने चला आया। अब तुम अपने फ्लैट देखो, मैं जा रहा हूँ। अरविंद के वहाँ से जाते ही मेरी भाभी मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, अरविंद को तुमसे मिलवाने का आइडिया तुम्हारे बड़े भैया का ही था, लेकिन तुम तो मुझ पर ही गुस्सा हो गई। वो एक दिन कह रहे थे ना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तो वो अरविंद को लेकर ही ऐसा बोल रहे। तब तुम्हें अरविंद नहीं मिला, लेकिन
अब चाहो तो अरविंद को हासिल कर सकती हो। मैं तो कहती हूँ कि जसवंत से तलाक लेकर अरविंद की हो जाओ। मैंने कहा भाभी सच्चाई यही है कि अब जसवंत मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं, इस वजह से मेरी उसकी लड़ाई भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे तलाक दे दूं। मुझे पता होता कि फ्लैट के बहाने तुम मुझे अरविंद से मिलवाओगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कभी न आती। कुछ देर में ही हम लोग फ्लैट से घर आ गए। काजल भाभी की मायके चली जाने के बाद अशोक भैया मेरे पास आए और बोले, अनीता काजल तो चली गई, जब तक वो अपने मायके में है तब तक वो कमरा तुम इस्तेमाल करो, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। 1 साल बाद मैं अपने कमरे में आकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अब यह कमरा मेरा नहीं था। मैं कमरे में आई तो देखा कि पूरे कमरे में काजल भाभी का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैंने सब सामान को इकट्ठा किया और काजल भाभी की अलमारी में रखने लगी। वो कहते हैं ना कि किसी के बर्ताव को ठीक से समझना हो, उसके कीमती सामान पर गौर करो। तो मैंने काजल भाभी की अलमारी के सामान को एक एक कर चेक करना शुरू किया। तभी मुझे 2016 की वैसे ही एक डायरी मिली जैसे मैं जसवंत के घर से उठा लाई थी। अब मैंने अपने सामान से जसवंत वाली डायरी निकाली और दोनों को बारी बारी देखने लगी। दोनों डायरीज के कुछ पन्ने गायब थे। काजल वाली डायरी में लिखा था आई लव यू काजल, लेकिन मेरे पति वाली डायरी में उसी जगह पर लिखी लाइनों को पेन से बिगाड़ दिया गया था। मैंने दोनों डायरियों को मंजू भाभी को दिखाया तो वो भी हैरानी में पड़ गई। हम दोनों औरतें काफी देर तक दिमाग लगाती रही, लेकिन हमारे पल्ले कुछ न पड़ा। तो डायरी को फिर से भाभी की अलमारी में रखकर मैं उस डायरी को भूल गई। महिपालपुर में आए हुए मुझे 1 महीना गुजर चुके थे। इस बीच मैं जसवंत से कोई बात नहीं की थी। एक दिन मैं अपनी बड़ी भाभी मंजू के पास बैठी बातें कर रही थी कि जसवंत का फोन आ गया। भाभी के कहने पर मैंने फोन उठा लिया। जसवंत ने कहा, अनीता तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम यहाँ आकर मेरे साथ रहो। जसवंत ने कहा, अनीता अगर तुम्हें भैया और भाभी से दिक्कत है तो वो दोनों गुड़गांव जा रहे हैं। गुड़गांव में भैया की जमीन थी। उस जमीन पर पिछले 1 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पहले भैया का इरादा था कि वहाँ फ्लैट बनाकर उस बिल्डिंग को बेच देंगे, लेकिन अब उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया है। वो लोग शुक्रवार तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। माँ भी उन्हीं लोगों के पास रहेगी। अब तुम चाहो तो घर आ सकती हो। जब तुम्हारा मन करे तुम कॉल कर देना, मैं तुम्हें बुलाने महिपालपुर आ जाऊंगा। मैं भी बेहद खुश थी यह सोचकर कि अब उस घर में मुझे उन लोगों के चेहरे देखने नहीं पड़ेंगे जिनसे मैं चिढ़ती थी। मैंने जसवंत से कहा, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें महिपालपुर आने की जरूरत नहीं, मैं इस शनिवार को खुद ही आ जाऊंगी। जसवंत ने कहा, जब आने का मन हो एक बार कॉल जरूर कर देना। जब मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो वो भी बहुत खुश हुए और जसवंत को लेकर मेरे घर वालों के मन में जो नाराजगी थी वो पल भर में खत्म हो गई। शनिवार का दिन था। मैं सुबह बिस्तर से उठी ही थी कि जसवंत का कॉल आ गया। वो बोला, अनीता आज शनिवार है, मेरी छुट्टी है, तुम आज आओगी क्या? मैं तो शनिवार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन जसवंत की ये बात सुनकर मुझे शरारत करने की सूझी। मैंने जसवंत से कहा, जसवंत आज सुल्तानपुर आने का मेरा मूड नहीं है, अब मैं कल ही सुबह आऊंगी। जसवंत ने कहा, ठीक है तुम कल आ जाना, लेकिन घर से निकलते ही मुझे कॉल जरूर कर देना। जसवंत का फोन कटने के बाद मैं सुल्तानपुर जाने की तैयारियों में लग गई। मुझे जसवंत को सरप्राइज देना था। अचानक मुझे देखकर वो कितना खुश होगा यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने कैब बुक किया और घर से विदा लेकर सुल्तानपुर के लिए निकल पड़ी। मैं अपनी शादी वाले दिन के बाद आज पहली बार सुल्तानपुर जाते वक्त इतना खुश हो रही थी। जसवंत को लेकर मेरे मन में जो भी शिकवे गिले थे वो सब भुलाकर मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने घर से निकल चुकी थी। जसवंत का अपनी भाभी के साथ जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन अब तो वो चुड़ैल जा चुकी है।
उसका हमेशा साथ देने वाली मेरी सास से भी मेरा पल्ला छूट चुका है और अब तो मुझे मेरे इज्जतदार जेठ के सामने झूठे संस्कारों का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कैब की पिछली सीट पर बैठी हुई यही सब सोच रही थी कि कैब छतरपुर लाल बत्ती पर रुकी। मैंने शीशे से बाहर देखा तो लाल बत्ती पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। फिर मैंने अपनी दाहिने ओर की खिड़की से बाहर नजर डाली और अगले पल मेरी नजर मेरे पति जसवंत की कार पर पड़ गई। मैंने सोचा कि यहीं उतरकर मैं अपने पति की कार में जाकर बैठ जाऊं, लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ियां सरकनी शुरू हो गई। मेरी नजर लगातार मेरे पति की कार पर बनी हुई थी। जसवंत को कॉल करने के लिए मैंने अपना फोन निकाला ही था कि मेरी कैब थोड़ी आगे बढ़ी और जसवंत की कार मेरे बिल्कुल बराबर में आ गई। तभी मेरी नजर जसवंत की अगली सीट पर बैठी हुई एक जवान औरत पर पड़ी। मैं देखते ही उस औरत को पहचान गई। ये मेरी मझली भाभी काजल थी। मैंने कैब वालों को कहा, भैया बगल वाली कार के पीछे पीछे ले चलो। जसवंत की कार सुल्तानपुर के लिए मुड़ी और सीधे घर के गेट के आगे रुक गई। मेरी कैब उस कार से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी और मैं अपनी कैब में बैठी अपने हस्बैंड पर नजर रखी हुई थी। जसवंत ने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोला और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को घर के अंदर लेकर चला गया। मेरा कैब ड्राइवर लेट हो गया था। सुल्तानपुर पहुंचते ही उसकी ट्रिप खत्म हो गई थी और उसे दूसरी ट्रिप के लिए देर हो रही थी, तो मैंने उस कैब को छोड़ दिया और वहीं से महिपालपुर के लिए दूसरी कैब बुक कर ली। थोड़ी देर पहले सुल्तानपुर आते समय जितना खुश थी, वापसी में महिपालपुर जाते हुए मैं उतना ही दुखी और परेशान थी। मेरी भाभी काजल मेरे हस्बैंड जसवंत के साथ थी और दोनों इस वक्त मेरे ही बेडरूम में अय्यासियां कर रहे होंगे। मैं अपने पति से ज्यादा तो अपनी मझली भाभी काजल को लेकर हैरान थी। काजल एक साथ दो जिंदगियों को तबाह कर रही थी। मेरे पति को उसने फंसाया हुआ था और मेरे भाई को धोखा दे रही थी। एक औरत इतना कैसे गिर सकती है? इश्क होना या इश्क करना गलत नहीं है। मैं भी तो अरविंद से इश्क करती थी, लेकिन जब जसवंत से मेरी शादी हो गई, मैंने अपने इश्क को डस्टबिन में फेंक दिया। अरविंद तो आज भी मेरे इंतजार में है, लेकिन मैंने उससे अपने रास्ते अलग कर लिए। शादीशुदा होने की भी एक मर्यादा होती है, जिसे लांघना समाज को गर्त में ले जाता है। यही सब सोचते हुए मैं फिर से महिपालपुर पहुंच गई। मुझे इस तरह वहां देखकर सबको यकीन हो गया कि मैंने जाते ही जसवंत से लड़ाई कर ली और लौट आई। मेरे भाई काफी गुस्से में थे। वो बोले, अब मैं इस जसवंत को नहीं छोड़ूंगा। अनीता, तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। परसों सोमवार है, तुम चलो मेरे साथ। मेरे एक दोस्त हाई कोर्ट में वकील है, मैंने उनसे बात कर ली है। पूरे परिवार को वो जेल भेजेंगे और जसवंत की तो नौकरी जाएगी ही, साथ ही उसके बड़े भाई विनोद की भी मैं वर्दी उतरवा दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा हुआ है। मैं कुछ न बोली और सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। मेरे पीछे पीछे मंजू भाभी भी मेरे पास आ गई और बोली, अनीता, बात क्या हुई कि तुम उल्टे पांव इस तरह घर वापस आ गई? भाभी के इतना पूछते ही मैं उन्हें पकड़कर रोने लगी और रोते हुए ही मंजू भाभी को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मंजू भाभी को तो होश उड़ चुके थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी देवरानी काजल इतना भी गिर सकती है कि उसे रिश्तों का ही लिहाज नहीं रहा। अपने ही नंदोई के साथ शारीरिक संबंध बनाने में उसे लाज या शर्म नहीं आई। और वो जसवंत कितना बुरा इंसान है जो अपने ही साले की बीवी के साथ अय्यासियां कर रहा है। मेरी भाभी ने तुरंत काजल की डायरी निकाली और दोनों डायरी को मेरे सामने रखते हुए बोली, अनीता, गौर करो कि तुम्हारे पति वाली डायरी में जो भी लिखा है वो राइटिंग काजल की है और काजल की डायरी में तुम्हारे पति जसवंत की राइटिंग है, यानी कि दोनों की अय्यासियों का किस्सा आज का नहीं है। मैंने दोनों डायरीज पर ध्यान दिया तो मंजू भाभी की बात सच निकली। यह बात जानकर मैं और जोर से रोने लगी। मेरी भाभी ने मुझसे कहा,
दूसरों की गलतियों की वजह से तुम अपनी कीमती आंसू क्यों बहा रही हो? अनीता, एक काम करो, अभी दोनों वहीं होंगे, तुम चलो मेरे साथ, दोनों को वहीं नंगा करेंगे। मैं बोली, लेकिन इससे क्या होगा भाभी? भाभी ने कहा, इससे होगा यही कि कई जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी। तुम अभी चलो, मैं कैब बुक करती हूँ। भाभी ने कैब बुक करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था कि मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई और मुझे पकड़कर रोने लगी। मेरी भाभी ने मेरी माँ से कहा, माँ जी, मैं अनीता के साथ कहीं जा रही हूँ, जब हम वापस लौटेंगे तब तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा। थोड़ी देर में कैब मेरे दरवाजे पर थी और भाभी ने अशोक भैया को भी साथ चलने को कहा। अशोक भैया को लगा कि हम लोग जसवंत से बात करने उसके घर जा रहे हैं। मैं तो अपना सरप्राइज अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब बारी अशोक भैया की थी। हम सुल्तानपुर पहुँचे और घर की डोर बेल बजाई तो कुछ देर बाद ही जसवंत ने दरवाजा खोला और हमें वहाँ देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दीबाजी में मुड़ा ही था। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। अपने भाई अशोक की ओर देखकर चिल्लाई, भैया तुम दाहिने ओर की बेडरूम की ओर चलो, जल्दी। अशोक भैया तुरंत मेरे बेडरूम की ओर बढ़े। मैं और मेरी भाभी भी उनके पीछे ही थे। तभी भैया ने काजल को वहाँ देख लिया और दोनों की नजर मिलते ही अशोक भैया पूरे मामले को समझ गए। वो कुछ कहते कि मंजू भाभी बोल पड़ी, हम चाहते तो पुलिस को भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब बताओ कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मुझे जसवंत से नफरत हो चुकी थी। मेरे लिए वो जानवर ही हो चुका था, क्योंकि ऐसा आदमी जिसे रिश्तों की कोई परवाह ही न हो, वो मेरी नजर में पशु से भी बदतर है। मैंने उसके गाल पर 2 थप्पड़ मारे और काजल की ओर बढ़ गई। मैंने काजल से कहा, इस जानवर के साथ तुम भी हैवान बन गई। तुमने भी रिश्तों का जनाजा निकाल दिया और तुम्हें शर्म तक नहीं आई। तभी तुम मुझे महिपालपुर में देखते ही वहाँ से भाग खड़ी होती थी, क्योंकि मुझसे नजरें मिलाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। दूसरी बात ये थी कि जब मैं मायके जाती तो तुम्हारी हवस की आग को बुझाने के लिए जसवंत यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाता था। तभी जसवंत बोल पड़ा, अनीता, बात यह है कि काजल और मैं एक दूसरे से पिछले 15 सालों से प्यार करते हैं, लेकिन 1 साल पहले ही काजल की मर्जी के खिलाफ उसके घर वालों ने तुम्हारे भाई अशोक से उसकी शादी कर दी। मैं भी उस वक्त कुछ न कर पाया और मैंने भी तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारे लिए अपनी शादी की रजामंदी दे दी। अपनी शादी वाले दिन काजल को तुम्हारे घर देखकर मैं हैरान हो गया था। हम दोनों फिर से करीब आने लगे। काजल ने भी मुझे कभी रोका नहीं और नए रिश्तों की आड़ में हम दोनों का इश्क फिर से शुरू हो गया। अब तुम सभी लोगों को हम दोनों के इश्क की जानकारी हो गई है, तो समझदारी इसी में है कि बात आगे बढ़ाने की बजाय मामला हल ढूंढा जाए। मेरी भाभी मंजू ने ठंडे दिमाग से काम लिया और बोली, रिश्तों का बोझ अब ढोने से कोई फायदा नहीं जसवंत। तुम दोनों की इश्कबाजी के चक्कर में इन दोनों भाई बहनों की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है। अब समझदारी तो इसी में है कि तुम चारों जल्द से जल्द तलाक लो। तलाक के बाद तुम दोनों चाहो तो शादी कर लेना। दोनों को वहीं छोड़कर हम तीनों फिर से महिपालपुर आ गए। शाम को ही मैं फ्लैट देखने के बहाने अरविंद से मिलने पहुंच गई। अरविंद और मैं फ्लैट पर अकेले थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फिर मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना अरविंद? कहानी से सीख, किसी से इश्क होना या किसी से इश्क करना, दोनों में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन इश्क के चक्कर में रिश्तों को कलंकित करना जायज नहीं है। 2 लोगों की आपसी रजामंदी से होने वाले इश्क तभी तक जायज है जब तक किसी तीसरे का कोई नुकसान न